बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। देखती आंखों और सुनते कानों को हमारा सलाम। आज हम आपकी खिदमत में मालूमात से भरपूर वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे ऐसी बदनसीब माँ की कहानी जिस पर उसके बच्चों और शौहर ने जुल्म किया। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आलिया बचपन ही से परिस्तान की परियों और शहजादे शहजादों की कहानियां सुनती चली आ रही थी। सिंड्रेला, एलिसा, ब्यूटी एंड बेस्ट और बार्बी ही उसकी आइडियल थी। जब वो कॉलेज से आई थी तो उसके सपनों और ख्वाहिशात की दुनिया कुछ और भी वसी हो गई थी। हर लड़की अपने बॉयफ्रेंड या मंगेतर की तारीफ में रतबुल लिसान होती थी, तो उनकी बातें सुन सुनकर उसे भी ख्वाहिश थी कि इसका भी कोई चाहने वाला हो, कोई मंगेतर हो जिससे वो सारी रात फोन पर बात करे। मगर हकीकत इसके बरक्स थी। उसके वालिद अहमद लोगों के घरों में रंग रोगन का काम किया करते थे और वालिदा ज़ैनब घर पर कपड़े सीती थी। तब कहीं जाकर घर का गुजारा मुमकिन होता था। एक दिन अहमद साहब की तबीयत खराब हो गई। इन्हें फौरी हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि इनके दिल के 2 वॉल्व बंद है, मगर शुगर के मर्ज होने की वजह से ये इतने कमजोर हो गए हैं कि हम सर्जरी का रास्ता नहीं दे सकते। चुनाचे ढेरों दुआएं और एहतियात बताकर घर रवाना कर दिया गया है। जो थोड़ी बहुत आमदनी इनके काम की वजह से घर पर आती थी वो भी हाथ से गई। इनके चचा और ताया ने फैसला किया कि उन्हें जायदाद से इनका हिस्सा देकर घर बनवा दिया जाए। चुनाचे सब ने मिलकर उन्हें 15 लाख दे दिए और 3 मरले का प्लॉट लेकर इनमें 2 कमरों का एक घर बना दिया। 8 बहन भाइयों में तकसीम शुदा एक घर में से 15 लाख मिलना भी बड़ी बात थी, मगर इनमें घर तो नहीं बन सकता था। लिहाजा आलिया के वालिदैन को दोस्त अहबाब से उधार लेना पड़ा। यूं 25 लाख रुपए में उनको छत तो मैसर आ गई, मगर रोजगार बिल्कुल ही ठप हो गया। ज़ैनब को जो सिलाई के कपड़े मिलते थे वो भी बंद हो गए। इन हालात में इसकी बड़ी फुप्पो और ज़ैनब के मैके वालों ने बहुत मदद की। वो न सिर्फ महीने का सौदा सल्फ लाते बल्कि कुछ पैसे भी बहन को दे जाते, लेकिन बीमारी ने इसके वालिद को बदमिजाज और चिड़चिड़ा कर दिया था। वो छोटी छोटी बात पर भड़क उठते थे और बीवी बच्चों से झगड़ने लगते थे। एक दिन एक खातून कपड़े सिलवाने इनके घर आई तो ज़ैनब ने इनसे कहा, बाजी मैं और मेरे शौहर शुगर के मरीज हैं, दोनों का काम बंद हो गया है। आजकल घर के हालात बहुत खराब हैं। अगर आप अपने हमसाए और खानदान में ये बात करके मुझे कुछ काम दिलवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। खातून ने इनकी हालत देखी तो बहुत अफसोस किया। उन्होंने कुछ लोगों से कहकर न सिर्फ ज़ैनब को अच्छे खासे कपड़े दिलवा दिए बल्कि घर में राशन भी डलवा दिया। ज़ैनब को कस्टमर से बातचीत के लिए मोबाइल भी चाहिए था। इनकी बहन ने इन्हें अपना मोबाइल भी दे दिया। आलिया का बड़ा भाई सबान घर में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेता था और ना ही कोई काम करता था, लेकिन अपने फैशन और चस्कों के लिए पैसों का मुतालबा जरूर करता रहता था। ऐसे ही एक दिन उसने माँ से पैसे मांगे, ये कहकर कि अम्मी मुझे अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाना है, 2000 दे। उसने बदतमीजी से कहा। माँ चिढ़ गई, कुछ अंदाजा भी है तुम्हें? 2000 कितनी बड़ी रकम है और घर के हालात क्या है? कहाँ से लाऊं 2000? तुम पिकनिक पर जाओ, बजाय मेरा हाथ बटाने के तुम मुझे तंग करते रहते हो। ये सुनकर सबान माँ से बोला, सिलाई के पैसों का क्या करती हैं? आप इनमें से मुझे दे देना। शाबाश बेटा, तुम्हारे ख्याल में सिलाई के पैसों से खुद अय्याशी करती हूँ या अपने मैं के पैसे भेज देती हूँ? ये जो दाल रोटी चल रही है ना, लोगों का कर्ज उतरा है, क्या तुम्हारी कमाई से हो रहा है? ये सुनकर सुबान ने गुस्से से देखा और चार्जिंग लगा मोबाइल उठाकर दीवार पर दे मारा। मोबाइल टुकड़े टुकड़े होकर गिर गया। तेरा सत्यानाश सुबान, बदतमीज, अब मैं कस्टमर से कैसे बात करूंगी? ये क्या कर दिया तूने? माँ ने रोते हुए दुहाई दी थी, मगर सुबान अपना गुस्सा मोबाइल पर निकालकर जा चुका था। आलिया अपने घर के माहौल में घुटन महसूस करती थी और वहाँ से राह फरार चाहती थी। उसे उम्मीद की किरण दिखाई दी जब उसकी खाला ने अपने कैप्टन बेटे के लिए उसका रिश्ता मांगा। वो हवाओं में उड़ने लगी, मगर उसके सारे ख्वाब उस वक्त चकनाचूर हो गए जब उसके वालिद ने इनकार कर दिया। मैं अपनी बेटी इतनी दूर ब्याह नहीं सकता। कराची से लाहौर आना जाना एक मसला है। मैं भी तो लाहौर से ब्याह कर कराची आई थी। देखिए हमारे जो हालात हैं, इसमें ऐसा रिश्ता मिलना खुशबख्ती है। ये मेरी बहन जहेज भी नहीं लेती। ज़ैनब ने उन्हें समझाने की कोशिश की, मगर वो अड़ गए। उसकी वालिदा ने बहन को टाल दिया। अभी आलिया पढ़ रही है। कुछ अरसे के बाद इनका ख्याल था कि शायद मियाँ मान जाएगा। उधर आलिया ने अपने दोस्तों से रिश्ते का जिक्र कर दिया। मेरे कजन आर्मी में कैप्टन है, जल्द मेरी मंगनी उससे हो जाएगी। उसकी दोस्तों ने कहा, सच? आलिया तुम कितनी लकी हो, तुम तस्वीर दिखाओ ना।
उसके दोस्तों ने तजस्सुस और शौक से कहा तो उसने बताया कि तस्वीर तो उसके पास है ही नहीं, मगर वो जल्द ही कहीं से लाकर उन्हें दिखा देगी। अब उसके पास भी मुस्तकबिल के ख्वाब बुनने और सहेलियों के सामने शेखी भगाड़ने के लिए एक मौजू था। उसकी अम्मी की बहन ने उन्हें नया मोबाइल दे दिया ताकि वो आसानी से काम जारी रख सकें। एक रात सुबान प्यास की वजह से रात को पानी पीने उठा तो आलिया को माँ के मोबाइल पर मैसेज करते हुए देखा। सुबान ने वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। उसने दहाड़ते हुए आलिया के हाथ से मोबाइल छीन लिया। इस वक्त किसे मैसेज कर रही हो? वो मोबाइल मैसेज पढ़ने लगा। जूं जूं मैसेजेस पढ़ता जा रहा था उसका पारा हाई होता चला जा रहा था। आलिया अपने उसी कजन के साथ चैट कर रही थी जिसका प्रपोजल आया था। सुबान ने उसे चिटिया से पकड़कर घसीटा। ये क्या है? जानती हो ना कि अब्बू ने फाहद के रिश्ते से इनकार कर दिया है, फिर भी तुम उससे इश्क के पेंगे क्यों बढ़ा रही हो? उसकी आवाज इतनी बुलंद थी कि वालिदैन और छोटा भाई भी उठ गए। माँ के पूछने पर सुबान उस पर चढ़ते हुए बोला, जैसी माँ वैसी बेटी। कहा था ना कि आप मोबाइल न रखें। देख लिया नतीजा के क्या हुआ? तुम रात के 2 बजे हंगामा मचा रहे हो। माँ ने कहा। सुबान माँ को मैसेजेस पढ़ाने लगा। माँ हक्की बक्की रह गई और कहने लगी, आलिया ये क्या किया तूने? उन्होंने रोते हुए कहा। सुबान ने बाप को मुखातिब किया, अब्बू अम्मी से मोबाइल ले लें और बेच दें, वरना ये दोनों माँ बेटियां कोई चांद चढ़ा देंगी। तुम होते कौन हो मेरा मोबाइल बेचने वाले? पहले भी तो तुमने मेरा मोबाइल तोड़ दिया था। तुम्हारे बाप ने नहीं लाकर दिया था, ये मुझे मेरी बहन ने दिया है, वो भी मेरे कारोबार के लिए। माँ ने गुस्से में बेटे को समझाना चाहा, मगर शौहर अहमद को यह बात ताजियाने की तरह लगी। आओ देखा न ताओ, जो चीज हाथ में आई बीवी पर बरसाने लगे। आलिया ने बचाने की कोशिश की तो बाप ने उसे धक्का देकर हटा दिया। सुबान तो शायद यही चाहता था। कमरे से निकलकर इसने अपने दोनों मामू, तीनों खालाओं और नानी को फोन कर दिया कि आकर अपनी बदकिरदार बहन को ले जाएं, वरना इसे धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया कि तुम इस बारे में बात कर रहे हो? वो तुम्हारी माँ है और तुम कब से इतने बड़े हो गए कि हमारी बहन को घर से निकाल दो? अभी तुम्हारा बाप जिंदा है। बड़े मामू ने भाई को खरी खरी सुनाई। उसने जवाब देने के बजाय फोन बंद कर दिया। मोबाइल फोन जेब में डाला और अंदर गया तो देखा कि माँ, बेटी और छोटा भाई बाप के पास खड़े थे। बाप जमीन पर बेहोश पड़ा था। क्या हुआ अब्बू को? उसने बहन से सवाल किया। उसने बताया कि अब्बू अम्मी को मारते मारते बेहोश हो गए हैं। सुबान दौड़ा दौड़ा सामने ताया के घर गया, उन्हें जगाकर सारी बात बता दी और उनके बेटे के साथ बाप को अस्पताल ले गया। वहां जाकर मालूम हुआ कि बीपी शूट हो गया है। बर वक्त हॉस्पिटल पहुंचने की वजह से जान तो बच गई, मगर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। घर में आलिया ने माँ को पानी दिया और चारपाई पर बिठाया। वो ज़ारो कतार रो रही थी। अम्मी बस कर दें। उसके कहने पर उसे माँ ने शाह की नजरों से देखा। आलिया तुम मेरी बेटी हो, मुझे लगा था तुम तो मेरी जिद्दोजहद की गवाह होगी, कम से कम तुम तो मेरा साथ दोगी, मगर तुमने तो मेरी पीठ पर छुरा घोंपा है। पिछले 21 सालों से मैं ससुराल और शौहर के जुल्म और मसाइब सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की खातिर सह रही हूँ। मुझे उम्मीद थी कि मेरे बच्चे मेरा मान रखेंगे, इज्जत देंगे, मेरा सहारा बनेंगे, मगर बेटा है तो वो निकम्मा, ऊपर से माँ पर हाथ उठाने को तैयार, और तुमने भी मुझे रुस्वा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आलिया शर्मिंदा तो थी ही, मगर कुछ बोली नहीं। सुबह सुबह उसके बड़े मामू जो कि लाहौर में रहते थे आकर पूछा कि क्या तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ था। आलिया की अम्मी के बोलने से पहले सुबान ने मुबालगा आराई करते हुए माँ और बहन पर इल्जामात की बौछार करते हुए उन्हें बदकिरदार साबित करने की कोशिश की। मामू सारी बात सुनकर बोले, बरखुरदार, तुम्हारी माँ को तुम्हारे बाप के साथ रहते 21 साल हो गए हैं। अगर ये बदकिरदार होती ना तो कब की अपने शौहर को छोड़कर जा चुकी होती। यूं सिलाई करके तुम लोगों को पाल नहीं रही होती। एक तो हमारी बहन को अजाब में डाल रखा है, ऊपर से तुम बच्चे भी इसके सर पर मुसल्लत हो रहे हो। तुम्हें जुर्रत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में बकवास करने की? अभी तो तुम्हारा बाप जिंदा है तो तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम आधी रात को हमें फोन करके धमकियां दे रहे हो। कल को खुदा न खास्ता तुम्हारे बाप को कुछ हो गया तो तुम लोग तो हमारी बहन को मार ही डालोगे। मैं अपनी बहन को ले जा रहा हूँ, तुम जानो और तुम्हारा बाप जाने। चलो ज़ैनब, अपने कुछ कपड़े बैग में डालो और मेरे साथ चलो। भाई ने बहन के नील से भरे चेहरे पर नजर डालते हुए कहा, मगर ज़ैनब ने रोते हुए कहा, भाई अहमद अस्पताल में है, बच्चे अकेले कैसे रहेंगे? बहुत खूब, तुम्हें अभी भी इनकी परवाह है। जरा आईने में अपनी शक्ल तो देखो, क्या हशर हो गया है। आज मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। सिलाई करके लोगों का बोझ उठाने और फिर उनसे जलील होने के बजाय खुद सारी कमाई खुद पर लगाना, सुकून से अपनी जिंदगी बसर करना।
भाई के इसरार पर जैनब उनके साथ चली गई। अब जैनब के जाने के बाद सुबान और उनके बाप को समझ आया कि जैनब इनके लिए क्या थी। ताया ने भाई को सरकारी अस्पताल में दाखिल तो करवा दिया, मगर फिर पलटकर खबर नहीं ली। फूफी ने पैसे दिए मगर मिलने न आई। तीसरे दिन सुबान बाप को घर ले आया। तुम्हारी माँ कहाँ है? अहमद के सवाल पर सुबान ने बताया कि क्या हुआ था। अच्छा है, जान छुट गई। रहे 4 दिन अपने भाई के घर, तभी हमारी कदर समझ में आएगी। अहमद को जोम था कि उसने अपनी बीवी को बहुत खुशगवार जिंदगी दी है और उसके मैके वाले उसे 4 दिन भी नहीं रख सकेंगे। लेकिन हकीकत तो ये थी कि जैनब के घर वाले अगर मदद न करते तो अहमद पाई पाई का मोहताज हो जाता। इनकी मेहनत से ही घर का गुजर बसर हो रहा था। आलिया कॉलेज से आकर खाना बना लेती, घर की सफाई, कपड़े धोना, सब कुछ उसी के सर पर आन पड़ा था। उसकी आंखें उस दिन खुली जब राशन खत्म हो गया और बिजली, गैस और पानी के बिल्स आए। सुबान ने कहा, अब्बू पैसे दे दे, बिल जमा कराना है। सुबान के कहने पर अहमद ने चौंक कर उसे देखा। पैसे? बिल अब्बू, सौदा भी खत्म हो गया है। आलिया ने भी इत्तला दी, मगर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जाओ देखो, अपनी माँ की अलमारी में पैसे रखे होंगे, वहाँ से ले लो। उन्हीं पैसों से तो आपकी दवाइयाँ लाया हूँ। सुबान के धीमे से कहने पर अहमद चारपाई पर लेट गया। अब क्या होगा अब्बू? सुबान ने पूछा। अहमद कुछ देर तो खामोश रहा, फिर सुबान को कहा, जाओ अपनी फूफी के साथ जाओ और मामू के घर से माँ को ले आओ। मगर अब्बू, आप तो कह रहे थे कि अच्छा हुआ कि वो चली गई। सुबान ने एतराज करना चाहा तो अहमद ने हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया। जो कहा है वही करो। सुबान आहिस्ता से उठा, फूफो के घर जाकर उन्हें साथ लिया और फिर लाहौर मामू के घर पहुंच गए। कैसे तशरीफ लाए आप लोग? मामू ने सवाल किया तो फूफी बोली, अहमद और बच्चे शर्मिंदा है, जैनब से माफी मांगने आए हैं। आप गुस्सा थूक दीजिए और उसे घर भेज दीजिए। बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। मामू ने हनकारा भरा। आपकी बात तो सही है, बहुत शुक्रिया बहन, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। हमारी बहन ने आपके भाई के घर में कभी सुख का सांस नहीं लिया। जो भी हालात थे उसमें गुजर बसर किया, सब्र के साथ मेहनत करती रही। जेठ, जेठानी, देवर, नंद सबकी बातें सुनी, सिर्फ अपने बच्चों की खातिर, और वो बच्चे भी इसको मारने लगे हैं और इस उम्र में बदकिरदार कहते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है जो इन बच्चों के सामने माँ को धुनक कर रख दिया जाए और बच्चे माँ को छुड़ाने के बजाय इसके मैके वालों को धमकियां दे। मामू ने तल्ख लहजे में कहते हुए सुबान को घूरा तो वो सर झुकाकर बैठ गया। मैं मानती हूँ भाई साहब, अहमद और बच्चों ने ज्यादती की है, मगर अब ये शर्मिंदा है, आप इन्हें माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसा नहीं होगा। उन्होंने सुबान को कोनी मारते हुए कहा तो सुबान ने मामू से माफी मांगी और माँ को भेजने की दरखास्त की। शायद तुम लोगों के पास पैसे खत्म हो गए हैं, तभी माँ की याद आ गई है, वरना 20 दिन से वो यहाँ है। तुम में से किसी ने उसे फोन करके इसका हाल तक पूछने की तौफीक नहीं की। मामू का गुस्सा तो कम होने में नहीं आ रहा था। सुबान और फुप्पो चुपचाप बैठे रहे। मामू ने आवाज देकर जैनब को बुलाया, आओ भाई, तुम्हारी नंद और साहबजादे आए हैं तुम्हें लेने। महीना शुरू हो गया है ना, इन्हें पैसों की जरूरत होगी। जाओ एक बार फिर जाकर कोयले में जल जाओ, इनकी खिदमत करो, खिलाओ पिलाओ और फिर इनके जूते भी खाना। फुप्पो ने जैनब को गले लगाया और मिन्नत समाजत की। जैनब, बच्चे और अहमद परेशान हैं, चलो मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, भाई ने ठीक कहा, मेरा पूरा जिस्म नील नील था। मैं 10 दिन बुखार में फिरती रही, किसी को फोन करने की तौफीक नहीं हुई। जो शौहर तो शौहर, लेकिन मेरी औलाद जिनको मैं मेहनत करके पालती पोसती रही, उन तक ने मुझे फोन नहीं किया। माँ की तो कोई फिक्र है ही नहीं इनको। मैंने आपके भाई से कभी कुछ नहीं मांगा, बस थोड़ी सी इज्जत चाहिए थी, वो भी 21 सालों में मुझे नसीब नहीं हुई। मुझे मेरे बेटे ने बदकिरदार कहा, जिनके लिए मैंने सब कुछ चुपचाप सहा, उन्हें ही मेरा एहसास नहीं, तो फिर मैं क्यों जाऊं उनके घर? मैं अपने भाई के घर ही ठीक हूँ। वो दोनों नाकाम और नामुराद वापस लौटे तो अहमद ने बेताबी से पूछा, आ गई तुम्हारी माँ? नहीं अब्बू, अम्मी कभी वापस नहीं आएंगी। सुबान ने अफसरदगी से कहा तो अहमद ने डबडबाती आंखों से कहा, सही किया उसने, हमने ही उसे उस पर मजबूर किया है। आलिया पास ही फर्श पर बैठी सोच रही थी, सब मेरी गलती है। परिस्तान की कहानियां सिर्फ किताबों की हद तक ही अच्छी लगती हैं। हकीकी जिंदगी में तो मेरी माँ जैसी शहजादियां ससुराल और शौहर जैसे जालिम जिनों के कैदी होते हैं। ना मैं सहेलियों की बातों से मरूब होकर फहद से बातचीत करती, ना मेरी माँ को बदकिरदार कहकर मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया जाता। शौहर और औलाद को अकल तो आई, मगर तब बहुत देर हो चुकी थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई वीडियोस का आपको पता चलता रहे। हमने पूरी कोशिश की जितना इल्म हम आप तक पहुंचा सके पहुंचा दें। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।